तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बारे में, जो आपका 21 मार्च का होने वाला है। ये पेपर आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ये आपका पेपर है और आपका पेपर ये 21 मार्च को होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखें क्योंकि ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर इस पेपर में आते हैं। तो दोस्तों इसमें 5 यूनिट है टोटल, और मैं अभी फर्स्ट यूनिट को आपको वीडियो बना के ये आपको बता रहा हूँ। आपको टोटल 5 यूनिट का भी आपको सिलेबस बता दिया जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जैव यांत्रिकी विज्ञान की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है। तो इसमें आता है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को जैव यांत्रिकी विज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से याद करें बिल्कुल। दूसरा आता है इसमें आपका अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिक व्यवस्था माना है। तो इसका भी आंसर है मूवमेंट ऑफ एनिमल। दोस्तों इसका भी दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बिल्कुल से याद रखने हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरस्तु ने 3 किताबें लिखी थी। पहली थी पार्ट्स ऑफ एनिमल, दूसरी थी मूवमेंट ऑफ एनिमल और तीसरी थी प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी मूवमेंट ऑफ एनिमल है उनके जवाब यही है कि ये इसकी तीनों किताब थी, ये तीनों किताब ही अरस्तु की दी गई है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कि गति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है। तो गति विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सर्वप्रथम गति के विषय में बताया था। ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका ईसा पूर्व सर्वप्रथम किसने मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण केंद्र को समझाने में उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। तो अरस्तु ने किया है इस बात में भी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका किनेसियोलॉजी का संबंध किस ज्ञान के किस क्षेत्र से है। तो किनेसियोलॉजी का संबंध एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी और भौतिकी एवं गणित से है। दोस्तों मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था कि ये चारों ही मिलकर गति का किनेसियोलॉजी का जो करते हैं वो गति विज्ञान का विस्तार करते हैं। इन चारों से ही मिलकर गति विज्ञान बनता है। उसके बाद आता है आपका किनेसियोलॉजी नामक शब्द किनेसिस से क्या तात्पर्य है। तो किनेसिस का तात्पर्य होता है गति से और लॉजी का शब्द होता है विज्ञान से। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये टोटल आपके 4-5 जो है ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये तो याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद आता है आपका उस विज्ञान को क्या कहते हैं जो यांत्रिकी की शाखा तथा जिसका संबंध गति से है, उसको कहते हैं काइनेमैटिक्स। उसके बाद आता है आपका किनेसिस एवं लोजोस किस भाषा के शब्द हैं। यूनानी भाषा के शब्द हैं, जिसे हम ग्रीक कहते हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनान के थे या ग्रीक के थे। यूनान और ग्रीक एक ही होता है। उसके बाद आता है आपका किनेसियोलॉजी जो शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो किनेसिस और लोजो शब्दों से मिलकर बना है, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। ए है इसका, किनेसिस और लोजो शब्द से ये मिलकर बने हैं। उसके बाद आता है आपका 10वां कि लोजो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो लोजो शब्द का होता है शाब्दिक अर्थ विज्ञान, क्योंकि किनेसिस का अर्थ होता है गति और लोजो शब्द का होता है विज्ञान। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका किनेसियोलॉजी का संबंध किससे है। तो बल से है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो किनेसियोलॉजी का शब्द जो है वो बल से है, क्योंकि बल लगाने पर ही किसी चीज़ में गति आती है। अगर हम बिना किसी बल लगाए किसी चीज़ को देखेंगे तो वो हमें स्थिर ही दिखेगी, क्योंकि बिना बल के वो गति अवस्था में नहीं जाती। और किनेसियोलॉजी को जो गति विज्ञान है हम उसे क्या कहते हैं, बल विज्ञान और पेशीय विज्ञान भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि गति विज्ञान को हम बल विज्ञान और पेशीय विज्ञान भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आता है आपका किस गति विश्लेषण में संबंधियों। उसके बाद आता है आपका किस गति विश्लेषण में संधियों, मांसपेशियों, उत्तोलक तल एवं अक्ष आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये किनेसियोलॉजी विश्लेषण में किया जाता है। उसके बाद आता है आपका किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या इसके ऊपर से कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम, ताकत। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में ताकत लगाएंगे जब भी हम उस कार्य को कर पाएंगे। उसके बाद आता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी गति या संरचना का अध्ययन यांत्रिक नियमों के आधार पर किया जाता है, उसे कहते हैं प्राणी यांत्रिकी। क्योंकि हम किसी प्राणी के ऊपर ही
गति का संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण कहाँ होना चाहिए, तो नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी धरती पर होते हैं हम खड़े होते हैं अपने पैरों के बलबूते पर ही खड़े होते हैं, जिससे हमारा शरीर का सगला भार कहाँ पर होता है, पैरों पर ही होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके बाद कि समुद्र तल से 2000 फुट ऊपर अगर हम खेल का मैदान स्थित करेंगे तो वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल समझें। मांसपेशियों की गतियों की ज्यामिति व्याख्या एवं विवेचना करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये भी आपका अरस्तु को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मांसपेशी की गति की व्याख्या की थी। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है, यह कथन किस सत्य है, बिल्कुल एकदम, क्योंकि शारीरिक शिक्षा ही शिक्षा का अभिन्न अंग है। उसके बाद आता है आपका किसे सबसे पहले चलने यानी कि वॉकिंग की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन करने का श्रेय दिया जाता है, तो भी अरस्तु को ही दिया जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले वॉकिंग का विश्लेषण की विवेचना की थी। अरस्तु ने चलने वॉकिंग की क्रिया में किस गति का उल्लेख किया था, घूर्णी गति तथा स्थानांतरित करी। इसका थर्ड है ये ए और बी दोनों, क्योंकि उन्होंने यह बताया था कि जो हमारे चलने की जो क्रिया का जो उन्होंने उल्लेख किया था कि घूर्णी गति जो होती है वो स्थानांतरित गति में परिवर्तित होती है, तो इसका थर्ड है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद करें। उसके बाद आता है विराम का विपरीत दिशा को हम क्या कहते हैं, विराम के विपरीत दिशा को हम गति कहते हैं, क्योंकि गति के विपरीत विराम होता है, विराम के विपरीत गति होती है। उसके बाद आता है आपका किसने सर्वप्रथम मांसपेशियों में संकुचन के समय उनके रेशों में होने वाली परिवर्तनों व्याख्या की गति विज्ञान को ठोस आधार प्रदान किया है, तो कील ने। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद करें, कील ने बताया था ये। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन कोणीय गति नहीं है, तो उसका आता है व्युत्क्रम। उसके बाद आता है आपका किसी भी वस्तु का अध्ययन किस में किया जाता है, शुद्ध गति की एवं बल गति में। दोस्तों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुद्ध गति और बल गति की में ही दोनों वस्तुओं में, दोनों चीज़ों में ही वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो शुद्ध गति में उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन गति का कारण का अध्ययन नहीं किया जाता, और बल गति की में जो अध्ययन किया जाता है वो गति उत्पन्न करने का भी कारण का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किस में किया जाता है, बल गति की में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बल गति की में गति उत्पन्न होने का कारण का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका गति विज्ञान में मानवीय निष्पाद एवं जुड़ी गतियों का अध्ययन किया जाता है, यह कथन है सत्य है। उसके बाद आता है आपका गति विज्ञान विज्ञान के अनेक शाखाओं का योग है, यह कथन है सत्य है। उसके बाद आता है मानव शरीर पर यांत्रिक एवं जैव यांत्रिक दोनों नियम एवं सिद्धांत लागू होते हैं, यह कथन है सत्य है। उसके बाद आता है आपका जैव यांत्रिकी विज्ञान को किस विज्ञान पर आधारित माना जाता है, एवं बी। जैव यांत्रिकी पेशीय एनाटॉमी, न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। जैव यांत्रिकी पेशीय एनाटॉमी और दूसरा है आपका न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, एवं बी दोनों, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद आता है आपका आधुनिक युग में जैव यांत्रिकी विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत संकुचित है, यह कथन है असत्य है। उसके बाद आता है आपका अरस्तु नामक दर्शनशास्त्री को कहा जाता है गति विज्ञान का पितामह, ये तो बिल्कुल करेक्ट सी बात है कि गति विज्ञान को सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया था। उसके बाद आता है आपका दोस्तों ये गति विज्ञान का पितामह वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना। उसके बाद आपका किसी वस्तु को गति उत्पन्न करने हेतु किसी बाहरी प्रभाव की आवश्यकता होती है, बल की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बल के किसी भी चीज़ में गति नहीं आ सकती। दोस्तों उसके बाद आता है आपका जीवित प्राणियों द्वारा प्रयोग किए गए बल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो उसका आता है जैव यांत्रिकी विज्ञान में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका गति विज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में अत्यंत उपयोगी है, यह कथन है सत्य। गति विज्ञान मानव गति के यांत्रिक आधार पर संबंधित ज्ञान का उपलब्ध कराता है, यह भी सत्य। गेम, बैट, डिस्कस, भाला, हैमर इत्यादि का उपयोग शरीर में संबंधित अंग को उपयुक्त गति होना अनिवार्य है, यह भी सत्य। उसके बाद आता है शरीर की शिक्षा एवं खेलों में गति विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है, यह भी सत्य है। अरस्तु ने पक्षियों को
अरस्तु ने पक्षियों एवं उड़ने वाली कीट पतंगों पर किसके प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया? वायुगतिकी का। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका अरस्तु ने मछलियों के शरीर पर किसके प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया है? द्रव्यगति का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका तैराकी में प्रशिक्षण हेतु जैव यांत्रिक विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, यह कथन है सत्य है। उसके बाद कोई भी वस्तु स्वतः चलना शुरू नहीं करती, ना तो स्वतः विश्राम की स्थिति में आती है, यह कथन किसका है? अबू अली सीना। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको आप ध्यान से करना, बहुत बार ये क्वेश्चन लग जाता है। उसके बाद आता है आपका किसी भी प्रशिक्षक के लिए जैव यांत्रिकी विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। उसके बाद आता है आपका गति के नियम को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो न्यूटन को जाता है, क्योंकि न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन के गति के कितने नियमों का उल्लेख है? 3। दोस्तों ये रहा आपका 3। ये भी आपके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। उसके बाद न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। दोस्तों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो नंबर था वो जड़त्व का नियम था, और गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। तो आपको ए और बी दोनों इसमें दे रखा है, ए और बी। तो जड़त्व का नियम जो था वो न्यूटन ने दिया था, जिसे गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है आपका न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका तीसरा नियम था उसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों न्यूटन के जो नियम थे वो पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था त्वरण का नियम, और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। त्वरण के नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं, और जड़त्व के नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें सगले ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 अभी तक जो बताए हैं मैंने, 4-5 जो भी है वो सगले इंपॉर्टेंट है। परिवर्ती अवधि का समय कितने, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी परिवर्ती जो अवधि का समय है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 4 से 6 हफ्ते के। उसके बाद आता है सुपरजेशन प्रोनेशन गतियाँ हैं, कौन सी हैं? रेडियल अल्लाह की, रेडियल अल्ना की। उसके बाद आता है आपका 2 पिंडों के बीच दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा 1/9 गुना। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लग जाता है। उसके बाद आता है आपका खिलाड़ी दौड़ते समय अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर दौड़ता है, क्यों? क्योंकि केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के लिए, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ाएगा तो शरीर के जो केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बना रहेगा। उसके बाद आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये लग जाते हैं इस तरह के। उसके बाद आता है बाइसेप मांसपेशियां सहायक हैं, तो वो होती हैं कोनी के फ्लैक्स में। उसके बाद यदि पत्थर के किसी टुकड़े को मकान की छत से मुक्त रूप से गिरे हुए पृथ्वी तक पहुंचाने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई होती है 78.4 मीटर। दोस्तों उसके बाद आता है आपका पृथ्वी पर रखी हुई 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F/4। ये आपका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और दुगने के चक्कर में 2 लगा देते हैं F के नीचे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान का आधा कर दिया जाएगा, ये यदि उनमें प्रत्येक द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आपका कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें F/4 है। उसके बाद आता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर इन अप टू किलोग्राम का स्क्वायर। ये आपका ये आंसर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका किसी मीनार की चोटी से पत्थर के टुकड़े को गिराया गया, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी कितनी? 44.2 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है आपका यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण g का बराबर होगा, तो Gm/r²। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखें। उसके बाद आता है आपका गति की कौन सी सतह तल लंबवत होती है और शरीर को बाएं और दाएं हिस्सों में बांटती है, तो वो होता है सजाएटल तल। उसके बाद आता है आपका उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसको करते समय मांसपेशी की लंबाई ना बढ़े और ना ही घटे मगर तनाव बरकरार रहे, तो उसे कहते हैं आइसोटोनिक।
क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आइसोटोनिक वाला। उसके बाद आता है आपका फुटबॉल को मैदान पर फेंका जाए तो वह कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। देखो, पहला कारण है इसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दूसरा है घर्षण बल के कारण, और तीसरा है हवा और प्रतिरोध के कारण। तीनों ही कारण हैं इसके, इम्पोर्टेंट है ये भी आपका। उसके बाद है आपका क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है, उसका मतलब है एक बड़ा भूभाग, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका पहाड़ों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होगा। उसके बाद आपका गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। उसके बाद आता है आपका यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक भार पृथ्वी पर 124 किलोग्राम हो तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, 20.6 किलोग्राम। दोस्तों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा कि 124 किलोग्राम यदि पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर उसका वजन होएगा 20.6 किलोग्राम। उसके बाद आता है किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, क्योंकि उस वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी पर आकर्षण बल के, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ को हर चीज़ को खींचती है। उसके बाद आता है आपका प्रथम श्रेणी में उत्तोलक की स्थिति, भार फलक्रम बल। उसके बाद शरीर को कितने अक्षों यानी कि एक्सिस में विभाजित किया गया है, वो 3 में किया गया है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 3 भागों में विभाजित किया गया है शरीर के अक्षों को। शरीर को कितने अक्षों में, तो अक्षों में जो विभाजित किया गया है ना शरीर को अक्षों के द्वारा, तो वो 3 भागों में। उसके बाद आता है आपको निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का तल प्लेन है, तो ये सभी है, सैजिटल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लंबे को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं चौड़े में, सैजिटल। और निम्नलिखित में से कौन सा शरीर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अक्ष है, तो ये सभी है, सैजिटल, वर्टिकल, ये दोबारा आया है। उसके बाद आता है आपका शटल रन के प्रयोग में मापन होता है। उसके बाद आता है आपका शटल रन के प्रयोग में मापन होता है, शटल रन के प्रयोग से मापन होता है, तो ये होता है धावक कौशल। उसके बाद आता है आपका साइड से साइड वाले अक्ष को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है लैटरल। उसके बाद सामने से पीछे वाले अक्ष यानी कि एक्स को क्या कहा जाता है, सैजिटल। तो दोस्तों वर्टिकल जो होता है वो लंबाई में होता है और चौड़ाई को जो कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल को होता है, और सैजिटल जो होता है वो क्या कहते हैं, पीछे वाले अक्ष को, पीछे वाले अक्ष को हम सैजिटल कहते हैं, और लेटरल शायद आगे वालों को कहते होंगे। चलो उसके बाद आता है आपका लंबाई के ऊपर से नीचे वाले अक्ष को क्या कहा जाता है, वर्टिकल। देखा ना, खड़े को कहते हैं वर्टिकल, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ की। और चलती बस में एकाएक रुकने पर बैठे उसमें यात्री आगे की ओर क्यों घुसते हैं, क्योंकि आगे की ओर ही घुसेंगे, जो कि जब हम गति में रहेंगे और ब्रेक लगेंगे तो हमारा शरीर एकदम आगे को होगा। उसके बाद आता है आपका किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कोई भी वस्तु के ऊपर कोई फेंकने पर लौटकर पृथ्वी की ओर क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी तरफ खींचता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका गैलीलियो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो जड़त्व के नियम के लिए प्रसिद्ध था। गैलीलियो के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका एक ही आकार के पत्थर तथा फुटबॉल को किसका जड़त्व से अधिक होगा, पत्थर का जड़त्व अधिक होगा फुटबॉल के जड़त्व के तुलना में, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका न्यूटन को किस नियम को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है, तो गति का नियम, क्योंकि न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम दिए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है चलती हुई रेलगाड़ी में बैठी सवारियाँ सापेक्ष रूप से विराम एवं गति अवस्था में है, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन गति की अवस्था में है, लेकिन सवारी जो है वो विराम अवस्था में है, तो सापेक्ष रूप से विराम एवं गति दोनों की अवस्था में है, ये इसका आंसर है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है आपका मानव शरीर को गति प्रदान करने में ऊर्जा का रूपांतरण होता है मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा ही मानव के शरीर में ऊर्जा आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद आता है गति की, उसके बाद आता है आपका हृदय की गति पूर्णतः हृदय पेशियों के द्वारा संबद्ध है, ये मांसपेशियां अनैच्छिक होती है। उसके बाद बैठी अवस्था तथा खड़ी अवस्था में व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है, क्योंकि जब वो बैठेगा जब उसका गुरुत्व केंद्र अलग होगा, और जब वो खड़ा होगा जब उसका गुरुत्व केंद्र अलग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होता है वो खड़े होने की अवस्था में पैर के नीचे, पैर पर चला जाता है, शायद नीचे की तरफ चला जाता है। उसके बाद आता है आपका गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु को भार एक जगह केंद्रित रहता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद सामान्य बच्चों के वयस्कों की अवस्था गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। बच्चों में जो होता है वो गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, और ये गुरुत्व केंद्र खड़े की अवस्था में और बैठे की अवस्था में बदल जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता आपका वह भार या कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा सरल रेखीय गति की अवस्था में परिवर्तन करता है वह बल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, यह कथन सत्य है। उसके बाद आता है आपका बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। दोस्तों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। उसके बाद आता है आपका समाजशास्त्र के जनक कॉमट, इसका पूरा नाम था थॉमस कॉमट, को गति विज्ञान का पिता माना जाता है, यह कथन है गलत, क्योंकि जो गति विज्ञान के पिता माना जाता है वो अरस्तू को माना जाता है। ये समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं थॉमस कॉमट। उसके बाद आता है आपका पार्ट्स ऑफ एनिमल, जैव यांत्रिकी विज्ञान की पुस्तक है, यह कथन है गलत। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ एनिमल जो थी वो यांत्रिकी विज्ञान की पुस्तक नहीं थी। उसके बाद आता आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, शरीर को दो तलों यानी कि प्लेनस तथा दो अक्षों यानी कि एक्सिस में विभाजित किया जाए तो यह कथन है गलत। उसके बाद दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यह कथन है गलत, कथन ये गलत है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। उसके बाद आता है आपका न्यूटन को घर्षण बल के नियम को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है, यह भी गलत है, क्योंकि न्यूटन ने जो दिए थे वो नियम गति के दिए थे। उसके बाद आता है चलती हुई बस में बैठी सवारियां सापेक्ष रूप से विराम है अथवा गति की अवस्था में होती है, कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सवारी बैठी हुई है और बस जो है वो गति में है। उसके बाद आता है आपका कॉमट ने सर्वप्रथम मांसपेशियों के संकुचन के समय उनके रेशों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की थी, यह कथन है गलत। दोस्तों ये आपका चलती हुई वाली ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका क्या होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है और वह गति में जाने लगती है, यह इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद खेल गतिकी में प्रयोग होने वाला बल है कौन का, आंतरिक बल, बाहरी बल, जड़ बल, इन सभी बलों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका यांत्रिकी की वह शाखा जो बलों के कारण बनती है तो उसे कहते हैं काइनेमैटिक्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका यदि F बल है और M भार और मात्रा A बराबर त्वरण है तो बल का सूत्र होगा क्या होगा, F बराबर M इंटू A, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, बल का F बराबर M इंटू A। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में सही सूत्र क्या है, गति बराबर चली गई दूरी और लिया गया समय, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपके शक्ति और गति का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है, अधिकतम स्फूर्ति, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निम्नलिखित में से न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा है, नाव चलाना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका गति विज्ञान संबंधित है मानव की शारीरिक गतियों से, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गति विज्ञान के अध्ययन का साधन कौन सा है, शरीर रचना एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान। उसके बाद आता है आपका शरीर विज्ञान में कितने जोड़ होते हैं। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है आपका मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं, तो मानव शरीर में 3 जोड़ होते हैं। उसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट है जोड़ वाला। उसके बाद द्वितीय प्रकार में उसके बाद आपके द्वितीय प्रकार के उत्तेलक को भार होता है
बल और आलंब की ओर। उसके बाद आता है आपका न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कौन सा कहा जाता है? त्वरण का नियम। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग कई बार कंफ्यूज होता है, क्योंकि न्यूटन ने जो नियम दिए थे वो आपको 3 नियम दिए थे। पहला था आपका जड़त्व का नियम, दूसरा था त्वरण का नियम और तीसरा था क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिस्टर ग्रंथि है? पियूष ग्रंथि। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपने 12वीं क्लास से पहले या 12वीं क्लास में भी अगर साइंस पढ़ी होगी तो आपको ये बताया गया होगा पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मस्तिष्क में रहती है या हमारे, और ये हम इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र होता है तो 90 से 120 दिन का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से शारीरिक स्वस्थता का तत्व नहीं है, तो ये सभी नहीं है। अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तृतीय नियम का। क्रिया तो न्यूटन का जो तीसरा नियम था वो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो उसके अंदर उस वाले बल का यानी कि उस वाले ही नियम का ये उदाहरण है। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शरीर स्तर से संबंधित है? तो ये सभी हैं। उसके बाद स्तर शरीर को बांटता है 2 हिस्सों में। स्तर जो है वो शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है, और अक्ष जो बांटता था वो 3 हिस्सों में बांटता था। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। शरीर को जो अक्ष बांटेगा वो 3 हिस्सों में बांटेगा और स्तर जो बांटेगा वो 2 हिस्सों में बांटेगा। उसके बाद ऑर्थोलॉजी नामक विज्ञान संबंधित है जोड़ों के दर्द। आप ऐड भी देखते होंगे, टीवी पर आता है कि ये ऑर्थोलॉजी के नाम से आपका ये दवाई देते हैं जोड़ों के दर्द की। तो उसके बाद आता है आपका ऊर्जा मापन की इकाई है कैलोरी। ऊर्जा मापन की इकाई कैलोरी है, इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चारों इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद आता है आपका गुरुत्वीय रेखा गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करती है, यह कथन है सत्य। 100 मीटर की दौड़ में कौन सा गति का प्रकार आता है? रेखीय गति। 100 मीटर की दौड़ में जो हम दौड़ेंगे वो सीधे दौड़ेंगे एकदम से, क्योंकि 100 मीटर की दौड़ बहुत तेजी से दौड़नी पड़ती है। उसके बाद आता है आपका, ये इम्पोर्टेंट है आपका, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद फेंकना कौन सी गति है? परिवर्तन, क्योंकि वो पहले विराम अवस्था में होती है, हाथ में रहती है और हम उसे फेंकते हैं तो वो परिवर्तन होकर गति की अवस्था में चली जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होगा? तो डिस्कस चक्का का होगा। जब कोई वस्तु त्वरण से गुजरती है तो एक बल हमेशा उस पर कार्य करता रहता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम कहा जाता है? तो द्वितीय नियम को कहा जाता है, जिसे त्वरण का नियम भी कहते हैं हम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है? तो गुरुत्वीय केंद्र, क्योंकि गुरुत्व केंद्र पर ही सगला वस्तु का भार एक जगह गुरुत्वाकर्षण के तरह में एकदम से उस पर ही पूरा निर्भर होता है। उसके बाद आता है आपका गुरुत्व केंद्र का संबंध किस वस्तु की होता है? संतुलन से होता है। उसके बाद खेल चिकित्सा के पितामह कौन है? हिप्पोक्रेट्स। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, हिप्पोक्रेट्स, आप उसको ध्यान से रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन लग जाता है और ज़्यादातर बार आपके हो सकता है ये क्वेश्चन लगे, क्योंकि चिकित्सा के पितामह कौन है ये कई बार से लगा नहीं है, 2-3 बार से, अब के बार ये लग सकता है, हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद आता है आपका किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र उसकी लंबाई का 50% होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से जोड़ों की गति कौन सी है? चल संधि। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 100 किलोग्राम है तो उस चंद्रमा पर कितना होगा? 16.66 किलोग्राम। दोस्तों 124 का जो होता है वो 22 के संबंध में होता है, और ये आपका 100 का है तो ये 16 के करीब है ये आपका, ये आपको याद रखने होंगे, इम्पोर्टेंट है। 1 गज में कितने मीटर होते हैं? तो 0.914 मीटर, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा है? ये सभी, तैराकी, नौका चालन, निशानेबाजी। बाह्य भार के लक्षण कौन से होते? तीव्रता का घनत्व। संवेग वेग के नियम को कहते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं, और संवेग के नियम को कहते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम। उसके बाद आता है आपका
दोस्तों ये आपका इसमें कुछ थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, क्योंकि संवेग के नियम को हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम कहते हैं, तो द्वितीय नियम को कहते हैं। तो ये संवेग का नियम है वो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, क्योंकि तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और दूसरे नियम को ही हम संवेग का नियम कहते हैं जो त्वरण का नियम है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये आपका इसमें गलत दे रखा है, ये आपका दूसरा सही है बी, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका मानव शरीर की शारीरिक गति निर्भर करती है अक्ष पर और तल पर, दोनों पर ही निर्भर करती है। हमारे इसका 1 और 2 दोनों ही हैं। उसके बाद आता है आपका एथलीट की गति निर्भर करती है वंशानुक्रम पर और जीवशास्त्रीय कारक पर, ये भी आपका दोनों है। और किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर इकाई है बल की। दोस्तों ये बल का सूत्र है, आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद आता है आपका ताकत और गति का सम्मिलित मिश्रण कहलाता है अधिकतम शक्ति। उसके बाद आता है फुसफुस क्षमता का मापन क्या है, स्पायरोमीटर, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फुसफुस क्षमता का जो मीटर होता है, फुसफुस क्षमता का मीटर जो होता है वो स्पायरोमीटर होता है। कई बार ये क्वेश्चन लग जाता है फुसफुस क्षमता का मीटर। तो प्राण शक्ति इसकी सहायता से मापी जाती है, तो वैट स्पायरोमीटर से नापी जाती है। प्राण की जो शक्ति नापी जाती है वो वैट स्पायरोमीटर से नापी जाती है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि फुसफुस जो क्षमता का स्पायरोमीटर होता है और प्राण शक्ति का जो होता है वैट स्पायरोमीटर होता है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए अभी आ जाते हैं। क्रॉस वेबर परीक्षण को किस क्षमता का मापन किया जाता है, वो तो वो गति को किया जाता है। उसके बाद गुरुत्व रेखा निर्भर करती है गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करती है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है चाल परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। चाल परिवर्तन, जब चाल में जो हम परिवर्तन करेंगे उसका हम परिवर्तन का क्या कहेंगे, उसकी दर को वेग कहेंगे, चाल परिवर्तन की दर को। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कोण को नापने वाले यंत्र हैं, ये सभी हैं, पोटेकर्स, इलेक्ट्रिक गोनियोमीटर है। उसके बाद आता है आपका 3 बिंदु स्तर को क्या कहा जाता है, तो कार्डिनल पॉइंट और अक्ष दोनों ही कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका 3 बिंदु स्तर को क्या कहा जाता है, कार्डिनल पॉइंट और अक्ष दोनों ही कहा जाता है। उसके बाद आपका खिलाड़ी की ऊंचाई नापने का उपकरण को क्या कहते हैं, स्टेडियोमीटर। आपको ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। स्टेडियोमीटर जो होता है वो खिलाड़ी की लंबाई नापने का काम आता है। उसके बाद आता है आपका स्थानांतरण गति के प्रकार होते हैं 3। उसके बाद आता है आपका स्थानांतरण की गति का उदाहरण कौन सा है, ये सभी, फिसलना, लुढ़कना, गिरना। उसके बाद निम्नलिखित में से विरोधी प्रवर्तक कौन है, ये सभी। उसके बाद उस बाह्य तत्व को क्या कहते हैं जो किसी वस्तु की विराम अवस्था और उसकी गति का परिवर्तन लाता है, तो बल, क्योंकि बल से ही हम गति में परिवर्तन लाते हैं। किसी भी वस्तु पर अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो वो गति की अवस्था में नहीं जा सकती। उसके बाद आता है आपका वर्टिकल अक्ष को हम इस दूसरे नाम से जानते हैं, उसके कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष। ऐसे कारक जिन पर शक्ति निर्भर करती है, ये सभी। फ्रंटल सतह को हम किस नाम से जानते हैं, लेंटरल सतह, ये इम्पोर्टेंट है आपका। तीसरा और पहला दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक था लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष और दूसरा था लेटरल सतह। उसके बाद आता है आपका सूत्र S2 - S1 अपॉन T2 - T10 आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो एक गति के आधार पर। उसके बाद एक तेज रफ्तार से भागती हुई कार अचानक रुक जाती है, उस बैठे यात्री किस दिशा में जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे, क्योंकि गति की अवस्था में होने के बाद अगर एकदम से विराम होते हैं तो हम आगे की ओर झुकते हैं। व्यक्ति कौन सा है जिसने सर्वप्रथम चलने का विश्लेषण का और कहा कि घूर्णी गति स्थानांतरित होती है, तो वो था न्यूटन। सर्वप्रथम चलने का जो किया था और कहा था घूर्णन गति स्थानांतरित होती है, घूर्णन गति स्थानांतरित गति में परिवर्तन होती है, तो वो था न्यूटन। इसमें कुछ शायद कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों इसका जो शायद कन्फ्यूजन है इसमें कुछ, क्योंकि इसमें जो दे रखा है ना वो
वो दे रखा है दोस्तों, इसमें कुछ गलत दे रखा है। ये वह व्यक्ति कौन है जिसने सर्वप्रथम चलने का जो विश्लेषण किया वो अरस्तू ने किया था, क्योंकि चलने का जो विश्लेषण किया था वो अरस्तू ने ही किया था सर्वप्रथम। और इन्होंने ही ये बताया था कि घूर्णन गति परिवर्तित होती है, स्थानांतरित होती है। तो इसका शायद अरस्तू। आप इसको एक बार इंटरनेट पर चेक कर लेना, गूगल पर जाकर। उसके बाद आता है आपका जैव यांत्रिकी विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं काय का करते हैं, गति का। ये इम्पोर्टेंट है आपका, एक बार इसे आप चेक कर लेना। उसके बाद आता है आपका ऊपर फेंकी गई गेंद नीचे क्यों वापस क्यों आती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक माइक्रोन होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एक माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अधिकतम गति के साथ मांसपेशियों का संकुचन जो अंगों को तेज करने में आज्ञा देता है कहलाता है प्रतिरोध गति। उसके बाद सक्रिय लचीलेपन से तात्पर्य है सहायता के बिना मांसपेशियों का खिंचाव। उसके बाद आता है आपका लेग स्ट्रेंथ को निम्नलिखित किस गतिविधि का बेहतर बताया जाता है, तो गहरी कूद से। उसके बाद फिबुला हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो निचले पैर में, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किनेसियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव फिजियोलॉजी का, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एक्शन और एक्शन गतिविधियाँ हैं, एबडक्शन और एडक्शन गतिविधियाँ हैं फ्रंटल सतह में सजाजिटल अक्ष के आसपास। उसके बाद बल के मात्रक के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया जाता है, एन। उसके बाद आता है आपका, यह इम्पोर्टेंट है आपका बल के मात्रक वाला, बल के मात्रक वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को कुछ बल लगाकर घसीटती है तो यह वस्तु दूसरी भी उस पर विपरीत दिशा में बल लगाकर अपने पीछे की ओर धकेलेगी। यह न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम है, तो ये तीसरा है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हैं हम। ये इम्पोर्टेंट है आपका। यांत्रिकी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध ए और बी यानी कि रेस्ट और मोशन से है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अरस्तू। अरस्तू ने 3 पुस्तक लिखी थी, पार्ट ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल की। उसके बाद आता है आपका मूवमेंट ऑफ एनिमल अरस्तू की है। प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल भी अरस्तू की है। उसके बाद आता है आपका पुस्तक प्रिंसिपल मैथमेटिक्स फिजियोलॉजी नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है, न्यूटन। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये सगले चारों पांचों। उसके बाद आता है आपका प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम, डायनामिक यानी गतिशील शक्ति। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा पृथ्वी पर चंद्रमा से अलग होती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो F बराबर M में। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो M बराबर F/A। ये आपका इम्पोर्टेंट है। जितनी ऊंची कूद उतना कठिन लैंडिंग, यह कथन है बिल्कुल एकदम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के। अगर फुटबॉल ऊपर फेंक दी जाए तो वह लौटकर नीचे क्यों आती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर F/D यानी कि वर्क बराबर बल इंटू डी। उसके बाद आता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है जड़त्व का नियम। फ्लेक्स और एटेनेक्स क्या है, जोड़ों की गति। ये आपके दोनों नियम इम्पोर्टेंट है, ये वाले। ये त्वरण के नियम को हम किस नाम से जानते हैं, संवेग का नियम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। प्राण क्षमता इसकी सहायता से मापा जाता है स्पायरोमीटर से, ये पहले भी आपको बताया था। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, गति और रेंज ऑफ मूवमेंट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है, तो नाव खेना और उपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल, ए और बी दोनों। उसके बाद आता है 12 मिनट दौड़ चाल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो छद्म श्वसन सहनशीलता। ऑटोलॉजी विज्ञान का संबंध है एनाटॉमी से, ये आपका इम्पोर्टेंट है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का नाम क्या है, त्वरण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। न्यूटन की गति का दूसरे गति का नाम है त्वरण, जो नियम है। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ होता है, नीचे की ओर। मानव शरीर में बल कौन प्रदान करता है, मांसपेशी। मांसपेशी ही से ही हमारे शरीर में बल आता है।
एक दिन में सेकंड होते हैं 86,400। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कोई भी निर्धारित बल यदि वस्तु पर नहीं लग रहा है तो वस्तु अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में रहती है, यह कथन न्यूटन ने दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 गामक क्षमताओं के योग को क्या कहा जाता है? शारीरिक योग्यता। जैव धारिता ज्ञात करने के लिए किसी यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पायरोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या मापने के लिए डायनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो शक्ति मापने के लिए डायनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। क्रिया प्रतिक्रिया क्षमता घटक है गति का। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद आता है आपका गति की किस सतह तल पर हाथ क्षैतिज अंचुक झुकाव और विस्तरण होता है? तो क्षैतिज तल। लीवर के भाग होते हैं ये सभी, अलंब बल, अवरोध भार। उसके बाद पहले प्रभाव में के लीवर में फलक्रम है मध्य में। ये आपके दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौन सा सूत्र स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है? तो Pe बराबर mgh। अगर कोई वस्तु आराम या समान वेग में है तो उसे किस स्थिति में कहा जाएगा? संतुलन में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण संबंधित है? घर्षण संबंधित नहीं है, घर्षण नहीं है। निम्नलिखित में से बल के बराबर क्या है? m×a। कोणीय तथा घूर्णन गति के मिश्रण को कहा जाता है? सरकमंडक्शन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर इसाक न्यूटन। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। बास्केटबॉल में केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु कहाँ रहता है? वो सबसे नीचे की ओर रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद शरीर का वह बिंदु जहाँ सभी तल मिलते हैं कहलाता है केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है? तो ए और बी, नाव खेना और केंद्रीय बल। उसके बाद आता है आपका 12 मिनट की दौड़ और चाल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? छद्म श्वसनशीलता। उसके बाद आता है आपका शरीर में किस बिंदु को कार्डिनल बिंदु कहा जाता है? जहाँ सभी तल मिलते हो। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विषम है? तो सैजिटल तल। प्रसार अंकुश गति का संबंध किस तल से है? तो सैजिटल। ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट है सैजिटल वाले। प्रसार अंकुश गति का संबंध किससे है? एजिटल से। तो मीडियन तल को और किस नाम से जाना जाता है? तो सैजिटल तल। देखो आपने सैजिटल आ रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। किस खेल वैज्ञानिक ने आइसोकाइनेटिक विधि सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो वो पेरिन ने की थी। इम्पोर्टेंट है। न्यूटन के किस नियम को बल के प्रयुक्त का नियम कहा जाता है? तो तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है आपका। उसके बाद एक संकुचन जिसमें लंबाई में परिवर्तित नहीं होता है वो उसे क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक। उसके बाद एक एकल मांसपेशी कोशिका क्या कहला जाती है? रेशा, यानी कि फाइबर। ये इम्पोर्टेंट है आपका। मनुष्य में मांसपेशी अतिवृद्धि मुख्य रूप से किसके कारण होती है? मांसपेशियों के तंतुओं के आकार की वृद्धि के कारण। उसके बाद एक भारोत्तोलक किस प्रकार का बल लगाकर भार उठाता है? तो पेशीय बल लगाकर उठाता है। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खींची हुई स्प्रिंग को छोड़ने पर वह किस बल के कारण अपनी मूल स्थिति में आती है? तो प्रत्यास्थ बल के। इम्पोर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सपाट हड्डी का उदाहरण है? तो स्कैपुला। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अनियमित हड्डी का उदाहरण है? तो कशेरुक। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सी गतिविधि पैर की नहीं है? तो एवर्जन। ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी लंबी नहीं है, यानी कि कौन सी लंबी हड्डी नहीं है? तो रिब नहीं है, ये छोटी हड्डी होती है। इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका समूह कार्यवाही एवं मांसपेशियों की हो सकती है? तो ये सभी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी कभी हिज संधि नहीं मानी जा सकती? कलाई की संधि। मैक्रो चक्र की अवधि होती है 1 वर्ष अवधि। ये इम्पोर्टेंट है। मैक्रो वर्ष की जो अवधि होती है वो चक्र की 1 वर्ष से अधिक होती है। वेग क्या होता है? विस्थापन में बदलाव अपॉन समय। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। गति को कौन सी सतह लंबवत है और शरीर को बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित करती है? तो सैजिटल सतह। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। सैजिटल सतह गति की सतह को लंबवत में बाएं और दाएं में विभाजित कर देती है। अपेक्षित प्रयास बल सही मात्रा में कहीं मात्रा में फलक्रम से इसकी दूरी के बीच क्या संबंध है? तो जितना प्रयास बल फलक्रम से दूर होगा उतना प्रयास कम करना होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉल और रॉकेट से संधि है? तो हिप कूल्हे और कंधे की संधि।
उसके बाद आता है आपका लॉर्डोसिस को क्या कहा जाता है, तो होलो बैक। उसके बाद घुटने के जोड़ का उदाहरण है कब्जा जोड़। रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक आवक वक्र को जाना जाता है अगर कुजबता। गर्दन के जोड़ को उदाहरण है घुघरण जोड़। उस समय अभियंग का नाम बताइए जिसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है, तो ग्रीन स्टॉक, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रीनिस्टिक अस्थिभंग। रीढ़ की हड्डी की बगल की वक्रता क्या कहती है, स्कोलियोसिस, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका उस समय को क्या कहा जाता है जो साकेत मिलने से लेकर पहली गति के समय मध्य लगता है, प्रतिक्रिया समय, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बल की इकाई है न्यूटन, ये आपको इम्पोर्टेंट है। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, बल की इकाई न्यूटन। सैजिटल तल इस नाम से भी जाना जाता है, कौन सा, अंतर्द्रव्य तल। उसके बाद बाह्य कंकाल अंतकर आता है त्वचा, बालों और नाखूनों के आवरण के कारण। किसी भौतिक वस्तु की वह प्रवृत्ति की जब वह वस्तु स्थिर रहती है या गति करती है तब उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग करना, तो यह जड़त्व का नियम। ये कहना चाह रहा है कि जब भौतिक वस्तु की वह प्रवृत्ति जब किसी वस्तु पर स्थिर रहती है या गति करती है तब उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो जड़त्व है। उसका आंसर ये इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद आता है आपका किसी वस्तु के संतुलन बिंदु को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र। उसके बाद आता है आपका टीएमटी यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग क्या मापने के लिए होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर दक्षता, ये इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद एक वस्तु को अपनी स्थिति बदलती है तो उसे कहा जाता है गति में। एक जोड़ में गति का संपूर्ण परिणाम के माध्यम से जोड़ा और प्रभावी ढंग से गति प्रदान करने के लिए गति का पारंश है लचीलापन, जो गति का जो प्रयास होगा वो लचीलापन होगा। उसके बाद औसतन आधार पर स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्वबंध होता है नीचे, ये आपका दोबारा से आया है, आपका इम्पोर्टेंट है। अभिकेंद्रीय बल उपकेंद्र बल के बराबर होता है, यह न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है, यह तृतीय नियम का उदाहरण है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटन नहीं है, तो यह एकाग्रता, यह आपका न्यूटन वाला इम्पोर्टेंट है। गति का सूत्र क्या होता है, दूरी प्लस समय। उसके बाद त्वरण क्रिया एवं प्रतिक्रिया किसके रूप में है, गति में, इम्पोर्टेंट। चाल परिवर्तन की दल कहलाती है त्वरण, चाल परिवर्तन की दल त्वरण कहलाती है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र निर्भर करता है इन सभी पर। जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन करते हैं गति का, इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिजियोलॉजी मायोलॉजी के अध्ययन में होता है, जो मायोलॉजी है उसमें जो अध्ययन होता है वो क्या करते हैं, मांसपेशियों को, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ें क्योंकि इन्होंने से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको यूनिट सेकंड के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे साथ पेपरों की तैयारी करें अपने और अच्छे नंबर लाएं। हमारे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि आप पेपरों में अच्छे नंबर लाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।